बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गैंग की भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। न खजाना सुरक्षित है, न स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। एक रिपोर्ट के हवाले से तिवारी ने कहा कि जो क्लासरूम 5 लाख रुपए में बन सकते थे, उन्हें बनाने में 33 लाख रुपए लगाए गए। इतना ही नहीं, शौचालयों को भी क्लासरूम के तौर पर गिन लिया गया। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका की बेटी अंकिता की हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी को तलब कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। बता दें, 23 अगस्त को अंकिता अपने घर में सोई हुई थी, तभी पड़ोस के शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था और इसके बाद अब पुलिस प्रशासन पर आरोपी को बचाने के आरोप लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को जांच एजेंसी ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े मामले में तलब किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनर्जी को 2 सितंबर को कोलकाता में ईडी दफ्तर के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ताजा मामले में जम्मू कश्मीर में पार्टी से 64 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। इस्तीफा देने के बाद राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताराचंद ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान किसी की नहीं सुनती। गुजरात दंगे और बाबरी मस्जिद से जुड़े मामलों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने मामलों को बंद करने का फैसला किया है। ये निर्णय याचिकाकर्ता और मामले में आरोपी शख्स यानी कि दोनों की मौत होने के बाद लिया गया है। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे सीएम अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है। अन्ना हजारे ने चिट्ठी में दिल्ली की आबकारी नीति की आलोचना करते हुए लिखा है कि राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं, इसीलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए RFID यात्रा कार्ड प्रक्रिया शुरू की गई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड से तीर्थ यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्राइन बोर्ड की ओर से ये जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने देश की ओर से पहुंचाई जा रही अफगानिस्तान की मदद का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने अब तक अफगानिस्तान को 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं और 10 बैचों में 32 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों की भी बात रखी और इसे बेहद खतरनाक बताया। यूएसए की एक मीडिया एजेंसी के अनुसार बाइडेन प्रशासन कांग्रेस से ताइवान को 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी लेने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें 60 एंटीशिप हार्पून मिसाइल, 100 सिडविंदर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एक निगरानी रडार के अनुबंध का विस्तार शामिल होगा। इस पर चीन ने आपत्ति जताई है। इराक में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। दरअसल इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की राजनीति छोड़ने की घोषणा के बाद हिंसा हो रही है। उनके समर्थकों के द्वारा राजधानी बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में गोले बरसाए गए, जो सरकारी भवन और राजनयिक मिशन से जुड़ी बिल्डिंग पर गिरे। इस हिंसक प्रदर्शन में 15 लोगों की मौत हो गई और लगभग 350 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिसके बाद सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए 2 प्रस्ताव, पीजीआई के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाने का प्रस्ताव समेत कई अन्य प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में प्रदेश में पहले नंबर पर आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रयागराज एयरपोर्ट को इस बार 13वीं रैंक दी है, जबकि इससे पूर्व 18वीं रैंक थी। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को 33 नए पर्यटक स्थलों पर हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाए जाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी अधिकारियों को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को पूरा करने
और 23 सितंबर तक प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ड्रीम परियोजना है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जिले में बहुउद्देशीय शिविर लगाने की बात कही है, जिसमें स्ट्रीट वेंडरों को सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके, जिसमें चाट का ठेला लगाने, सब्जी बेचने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने वाले जैसे काम करने वाले शामिल हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के अवसर पर देश के वाणिज्य और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने लघु उद्योगपतियों को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा कि हमारा लघु उद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का एक प्रमुख इंडिकेटर है और रोजगार के अंतहीन अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास के लिए India@100 रोड मैप जारी किया। प्रोफेसर माइकल पोर्टल द्वारा विकसित ढांचे पर आधारित यह रोड मैप देश के 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मार्गदर्शन देगा। देश ने 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी आय वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट में बीसीसीआई के हवाले से जसप्रीत बुमराह के जल्द ही फिट होने का दावा किया गया है। अगले महीने होने वाले ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में उनके खेलने की पूरी उम्मीद है। भारत को एशिया कप में बुमराह के बाहर होने का तगड़ा झटका लगा था। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भुवनेश्वर कुमार टीम की कमान संभाल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की। इस योजना से कुल 3,900 बालक एवं बालिकाओं को लाभ मिलेगा। इसके बाद 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर से फैंस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये पैन इंडिया फिल्म कमाई के मामले में पहले ही हफ्ते असफल रही। फिल्म ने 5वें दिन करीब 2.50 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म ने अब तक सिर्फ 38.6 करोड़ तक का कारोबार किया है। पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बनी लाइगर को तकरीबन 125 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।